गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कैबिनेट्स, मंत्रिमंडल के क्या कार्य और शक्तियां हैं, इन पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और हमने ये संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली है। तो हम ब्रिटेन की मंत्रिमंडल का अध्ययन कर रहे हैं। तो ब्रिटेन में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था है। जहाँ तक संसदात्मक शासन व्यवस्था का सवाल है, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। और हम ये भी जानते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में सम्राट वैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक शक्ति का प्रयोग कैबिनेट करती है। तो अगर हम कैबिनेट की शक्तियाँ और कार्य देखें तो कैबिनेट ही वास्तविक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। तो ग्लैडस्टोन ने तो ये कहा है कि मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं, अर्थात समस्त कार्य मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। तो मंत्रिमंडल की अगर हम शक्तियों को देखें तो सबसे पहले है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में सबसे पहली शक्ति है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। तो मंत्रिमंडल ही राष्ट्रीय नीति निर्धारित करती है कि आंतरिक क्षेत्र में क्या नीति रहेगी और वैदेशिक क्षेत्र में हमारी क्या नीति रहेगी। इन शक्तियों का निर्धारण मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है, अर्थात मंत्रिमंडल ही राष्ट्रीय नीति निर्धारित करती है। तो राष्ट्रीय नीति में समस्त बातें आ जाती हैं। अगर हम रैमजे म्योर के शब्दों में देखते हैं तो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिमंडल ही राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा निर्धारित करती है और ये निश्चित करती है कि देश और विदेश में उत्पन्न प्रत्येक सामयिक समस्या को किस प्रकार हल किया जाएगा। कार्यपालिका शक्ति में दूसरी शक्ति है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो शासन की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। मंत्रीगण चूँकि विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, तो वे अपने विभागों का संचालन भी करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल भी करते हैं। कहा जाए तो सम्राट की समस्त कार्यपालिका का शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। संसद में प्रशासन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मंत्रिमंडल ही उनका उत्तर देते हैं। कार्यपालिका शक्तियों में तीसरी कार्यपालिका शक्ति है मंत्रिमंडल का समन्वय कार्य। प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में विभाजित किया जाता है, लेकिन इन विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और इस सुशासन के लिए प्रशासन का विभिन्न विभागों में समन्वय होना जरूरी है। तो इन विभिन्न विभागों में समन्वय का कार्य भी मंत्रिमंडल करता है। दूसरा कार्य है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। देखा जाए तो मंत्रिमंडल न केवल प्रशासनिक कार्य करता है वरन संपूर्ण व्यवस्थापन संबंधी कार्य करता है। देखा जाए तो संसद व्यवस्थापन कार्य करता है, लेकिन इन कार्यों की व्यवस्थापन कार्यों की रूपरेखा विभिन्न विधायकों का जो प्रारूप तैयार करता है वो मंत्रिमंडल तैयार करता है और मंत्रिमंडल ही उन्हें अंतिम स्वीकृति देता है और संसद में उन्हें प्रस्तुत करता है। संसद का अधिवेशन बुलाने का और स्थगित करने का कार्य भी सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है और मंत्रिमंडल के परामर्श से ही लोक सदन को विघटित किया जाता है। प्रतिवर्ष विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जो सैकड़ों सपरिषद आदेश निकलते हैं, उनके निर्माण में भी कैबिनेट की स्वीकृति होती है। इन विभिन्न कार्यों की व्यापकता के कारण मंत्रिमंडल को लघु विधायिका, लिटिल लेजिस्लेटिव कहा जाता है। ऑग और जिंक के अनुसार तो व्यवस्थापन में मंत्रिमंडल का इतना अधिक प्रभुत्व है कि बिना किसी अतिशयोक्ति के ये कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में
विधि निर्माण संसद द्वारा नहीं वरन मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। अगला कार्य है वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल फंक्शन। राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण अर्थात बजट का निर्माण और उसे संसद में स्वीकृत करना भी मंत्रिमंडल का कार्य है। वास्तव में वित्त पर अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल का पूर्ण नियंत्रण रहता है। वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा भी वित्त मंत्री अपनी देखरेख में तैयार करता है और बजट का मूल प्रस्ताव और आधार मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। लोक सदन में क्योंकि बहुमत होता है तो मंत्रिमंडल बहुमत के द्वारा उसे पारित करवा देती है। मुनरो ने तो ये तक कहा है यदि मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के तुरंत बाद संसद में भेजे बिना ब्रिटिश बजट को अगर लागू भी कर दिया जाए तो इसके अंतिम आंकड़ों में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। इस कारण वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल को असाधारण शक्ति प्राप्त है। इस दृष्टि से ब्रिटिश मंत्रिमंडल अमेरिकी राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति वित्तीय क्षेत्र में कांग्रेस की दया पर निर्भर रहता है। इस प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और मंत्रिमंडलीय जो भी कार्य है वित्तीय जो भी कार्य है वो मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी मंत्रिमंडल कई कार्य करता है, जैसा कि राजा के द्वारा क्षमा का विशेषाधिकार होता है, उसका प्रयोग भी मंत्रिमंडल गृह मंत्री के परामर्श के आधार पर करता है। दूसरा, राजा के द्वारा जो उपाधियों का वितरण होता है वो भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर किया जाता है। तीसरा, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा देश और विदेश में जो नियुक्तियां की जाती हैं वो भी मंत्रिमंडल के परामर्श के द्वारा की जाती है। चौथा, न्यायालयों के न्यायाधीश लॉर्ड चांसलर के परामर्श अनुसार ही सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल के कार्य और अधिकार इतने अधिक हैं कि वे उन सभी कार्यों को करता है जो कि वैधानिक दृष्टि से सम्राट को प्राप्त है। वर्तमान समय की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि मंत्रिमंडल को और अधिक शक्तियां दी जाती हैं और मंत्रिमंडल ही इन सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे वो कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो और वित्तीय कार्य हो। तो मंत्रिमंडल सभी कार्यों को करता है और इन मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करता है और वो अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को ही मंत्रिमंडल में नियुक्त करता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल की शक्तियाँ बहुत अधिक व्यापक हैं, जो कि मंत्रिमंडल जो है वो प्रधानमंत्री के अनुसार अपने कार्यों को अंजाम देता है। अगला हमारा टॉपिक होगा कि मंत्रिमंडल और संसद का क्या संबंध है। व्यवहार में वैधानिक रूप से मंत्रिमंडल और संसद का क्या संबंध है और सिद्धांत में क्या संबंध है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन में सिद्धांत और व्यवहार में जितना अधिक अंतर पाया जाता है उतना अंतर कहीं नहीं पाया जाता है। इस तरह आज हमने मंत्रिमंडल की शक्तियों का अध्ययन किया है। आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या मेरे ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।